हाय गाइस, माय नेम इज अंकित खर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन तीन चार मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जैसे कार सेल्स है, अप्रैल के जीएसटी कलेक्शन है, एलपीजी के प्राइस हाइक्स है और स्टॉक मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ द दिस वॉर लाइक सिचुएशन एट इन वेस्ट एशिया। तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जीएसटी के कलेक्शन ऑब्वियसली आपको पता ही है कि भाई, जब अप्रैल स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे हाईएस्ट आता है। और इस टाइम पे जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2,37,000 करोड़ था और इस बार 2,42,000 करोड़ है, जिसमें अगर देखेंगे तो 8.7% इंक्रीज हुई है। मेजरली क्या है, इंडिया की डिमांड थोड़ी सी स्ट्रोंग रही है और इसलिए लोगों ने इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट से जो जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है और जीएसटी दिया है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है। अराउंड 25% कंट्रीब्यूशन, 25% ग्रोथ हुई है इंपोर्ट के जीएसटी कलेक्शन में। डोमेस्टिक जीएसटी ग्रोथ जो है वो मोडेस्ट ही रही है, वो 4.3% ही रही है। स्ट्रोंग इनवर्ड शिपमेंट्स डिस्पाइट ग्लोबल वोलेटिलिटी थी, तब भी इन्होंने इनवर्ड शिपमेंट्स करी। रिवेन्यू ब्रोकडाउन में देखो तो सेंटर का 52,000 करोड़ है, स्टेट का 61,000 करोड़ है, और आईजीएसटी का जो है 1.29 लाख करोड़ इंटर स्टेट के लिए जो रहता है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को बोलते हैं, जो सेंटर और स्टेट आपस में शेयर करते हैं। तो इंटर स्टेट के उसमें इतना कलेक्शन हुआ। ओवरऑल नेट जीएसटी रिवेन्यू करेगा 2,10,000 करोड़। ये एक मंथ का है। अगर आप पूरा देखोगे तो लगभग 12 दूनी 24, ऑन एन एवरेज दो के हिसाब से लेके जो 24 लाख करोड़ के आसपास, वैसे 20 से 21-22 लाख करोड़ के आसपास इंडिया का कलेक्शन हो जाता है। तो ये पैसा जाता कहाँ? ऑब्वियसली सैलरीज, डिसबर्समेंट और ये वो स्कीम्स और फ्रीवेज चलाने में चला जाता है। अगर इंडियन टैक्स पेयर का पैसा प्लस इनडायरेक्ट टैक्स पेयर का पैसा इंडिया की ग्रोथ पे लग जाए तो इंडिया कैन बी ए वेरी गुड कंट्री। उसके बाद इकोनॉमिक सिग्नल यही है कि भाई रेजिलेंट डिमांड कंजप्शन रही है इंडिया की। ग्लोबल ट्रेड लिंक यूजेस एंड सप्लाई चेन नॉर्मलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ट्रेड लिंकेज एंड सप्लाई चेन नॉर्मलाइजेशन होएगी। और इंपोर्ट लेड ग्रोथ सजेस्ट क्या है कि एक्सटर्नल डिमांड्स जो है वो एक्सटर्नल डिमांड स्ट्रेंथ है, जो कि इसकी रही है। रेजिलियंट कंजप्शन है, ग्लोबल ट्रेड लिंकेज और सप्लाई चेन नॉर्मलाइजेशन है। और ये है की कंसर्न क्या है कि भाई डोमेस्टिक बिटवीन इंपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ है। डोमेस्टिक के अंदर अगर हो तो और ज्यादा हो सकता है ये, क्योंकि अगर खुद ही प्रोड्यूस करेगा तो डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स कुड नीड पॉलिसी रिकैलिब्रेशन। अनडाउटेडली पॉलिसी को तो रिकैलिब्रेट करना ही चाहिए। आउटलुक यही है कि भाई ये अप्रैल में पीक मंथ में होता ही है, और जीएसटी 2.0 एक्सपेक्टेड टू सिंप्लीफाई टैक्स स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट डिमांड। तो कलेक्शन जो है आगे तो थोड़ा सा गिरेगा ही। एक जो कार की सेल्स के बारे में मेरे को बताना था, कार की सेल्स अगर आप ये फिगर देखोगे तो ऑब्वियसली जैसे मारुति की 35% सेल्स बढ़ी है, टाटा मोटर्स की 30%, फिर महिंद्रा की 7%, हायुंडई की 17, और टोयोटा की 21% और किया की 15%। यानी इंडिया की मार्केट जो है स्ट्रोंग है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि उनके पास एक शॉर्ट चंक ऑफ पॉपुलेशन के पास भी पैसा होता है, तो वो ड्रिवन ड्रिवन चलती ही रहती है। अगर आप 140 करोड़ का 1% भी लोगे, 1.5 करोड़, बहुत सारे देशों की तो 1.5 करोड़ आबादी भी नहीं है। बट ओवरऑल अगर यहाँ पे आज ओवरऑल सिनेरियो देखोगे, मारुति सुजुकी ही जापानीज गवर्नमेंट या जापानीज के स्टेक्स हैं इसमें आज भी, और जापानीज ने ही कंट्रोल किया हुआ है। टोयोटा, हायुंडई, किया, जापानीज और कोरियन। हायुंडई इनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है, दोनों ही कोरियन है। और मारुति और टोयोटा ये जापानीज है। आप देखोगे तो आज भी इंडिया में मार्केट शेयर जो है फॉरेन एंटिटीज ने ही लिया हुआ है ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर। टाटा और महिंद्रा कितनी बेच पाई है? 1,15,000 कार सी। तो ये मेरा मेजर था कि भाई आज भी अगर अपन देखें ना, चाइना में कम से कम 100 कार कंपनी मैन्युफैक्चर है, सब कुछ मिला के, फॉरेन प्लस डोमेस्टिक। डोमेस्टिक डोमेस्टिक में बहुत कंपटीशन होता है। तो इसलिए वहां पे सस्ती कारें भी हैं, और भी सस्ती कारें हैं। इंडिया की भी कारें आपको सस्ती लग रही है, बट और भी सस्ती कारें हैं। सो ओवरऑल पॉइंट यही है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग पे, इनोवेशन पे काम करना पड़ेगा। टोटल डोमेस्टिक सेल जो है 4.45 लाख यूनिट की हुई है, जो कि 25% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। कार सेल्स में पैसेंजर व्हीकल्स 25% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, ये इनकी ईयर है। एसयूवी जो है ज्यादा बिकती है, आपको पता ही है। इंडिया में प्रोडक्शन का स्टेट है। सारे एसयूवी सीएनजी और ईवीज की तरफ शिफ्ट होने की बात चल रही है, बट ये स्टेबल रहेगी। अप्रैल में जितनी रही थी उससे के कंपैरिजन में कमी होगी, ज्यादा तो नहीं होगी।
अभी एलपीजी का जो ड्रास्टिक चेंज आया है वो, अभी देखो प्राइसेस तो बढ़ने वाले हैं, महंगाई बढ़ने वाली है। एलपीजी आपके कमर्शियल सिलेंडर्स और जो वो है वो तो ब्लैक वाले हैं, वो तो आप आसमान छू गए हैं। 50% तक कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है, जो कि अनबियरेबल है। जिससे और पेट्रोल, और हरदीप सिंह पुरी जी ने अनाउंसमेंट कर दी थी और न्यूज में भी आ चुका है कि भाई थोड़ा सा भी प्राइसेस तो बढ़ेंगे, चाहे आज भी वॉर स्टॉप हो जाए। क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि 10 डॉलर पर बैरल बढ़ने से इंडिया को 10 से 12 बिलियन डॉलर का लॉस होता है। तो ये जो है, यहाँ पे तो 30-30 डॉलर पर बैरल कॉस्ट बढ़ी हुई है। तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़नी ही थी। सरकार ज्यादा टाइम तक बियर नहीं कर सकती थी, बट सरकार ने क्या किया था कि जब तक ये इलेक्शन से मिट जाते तब तक उन्होंने किसी को बेसिकली यही किया कि भाई कॉस्ट ना बढ़ाई जाए। लेकिन सिलेंडर्स की उन्होंने बढ़ा दी, और अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे इम्पेक्ट होगी, ये भी होगी। इसके लिए या तो इंडिया को खुद इनोवेशन करना पड़ेगा, या इंडिया को यूएसए की नहीं सुननी पड़ेगी। अब इंडिया ने ये भी मना कर दिया यूएसए को कि जो अपना ब्रिक्स है, ब्रिक्स में वो लोकल करेंसीज में डील कर रहे हैं, बट यूएस के दबाव में इंडिया ने वो भी रिजेक्ट कर दिया। तो जो रशिया के साथ रिलेशनशिप है, जो ईरान के साथ रिलेशनशिप है, जहाँ से ऑयल आना था, मिडिल ईस्ट से ऑयल आना था, वो सारी सिचुएशंस में इंडिया की डिप्लोमेसी है। इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग पावर इसलिए नहीं है, गवर्नेंस सही नहीं है। अगर गवर्नेंस सही हो, करप्ट फ्री नेशन हो, अपना काम करे, इनोवेशन पे काम करे, इंडस्ट्री बनाए, तो सब कुछ इंडिया कैन फ्लरिश वेल। आज भी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने में, और वो हो सकता है क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और सब कुछ चलेगा। बट स्टिल इंडिया को करप्शन फ्री होना पड़ेगा, इनोवेशन में होना पड़ेगा, हेल्थ एजुकेशन में आना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी और अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे। रादर देन ए कंज्यूमर नेशन वी हैव टू बी इनोवेटर नेशन और इन्वेंटिव एज वेल। ओवरऑल देखा जाए तो यार 1300 रुपये बढ़ा दिए मार्च से, थोड़ा होता है कि कोई 1300 रुपये बढ़ाने से आप सारी सिचुएशन देखोगे तो रेस्टोरेंट्स वाले बोल रहे हैं कि या तो हमें मेन्यू कट करना पड़ता है। मैं भी किसी रिटेल आउटलेट्स में जाता हूँ, एक निवेदन में काफी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बहुत सारी जो जिसमें हाई गैस लगती है वो सारी डिशेस बनती नहीं। तो ऑब्वियसली ये यही हो गया। बट अब इतना सिग्निफिकेंट सर्ज हुआ है इनके प्राइसेस में कि अब तुम्हारे रेट्स बढ़ जाएंगे। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, गैस के प्राइसेस बढ़ गए, तो ऑटोमेटिकली सारी महंगाई बढ़ जाएगी। तो महंगाई बढ़ जाएगी और लोगों की आमदनी बढ़ नहीं रही, या फिर जो गरीब है वो तो गरीब ही रहते रहेगा, जो अमीर है वो अमीर हो जाएंगे। क्योंकि पैसे से पैसा बनता है, उनके पैसे सारे यूटिलाइज हो जाएंगे। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, डायरेक्ट कॉस्ट स्पाइक्स होगी, बिजनेस डिलेमा होगा, वल्नरेबल बिजनेस होगा, अल्टरनेटिव एनर्जी होगी। इम्पैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर, उस पे भी है, सप्लाई चेन को, इस पे वो अपन डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट ने बोला कि हमने अभी तक बचा के रखा, देखो हमने ये किया, बट अब सारा चूस लेंगे, उसमें कुछ कर नहीं सकते। इंडिया को और ज्यादा बेटर वे से काम करने की जरूरत है। चाइना जैसे एक्सेप्शन काम करता है वैसे ही करने की जरूरत है। मैन मेड फाइबर्स एंड टेक्सटाइल के लिए काफी ये जरूरी होती है, और सिंथेटिक के लिए सबसे ज्यादा होती है। तो वहाँ पे जो है काफी प्रोडक्शन कट्स हैं। और टायर इंडस्ट्री जो है उसमें भी जो है इस पे काफी इम्पेक्ट पड़ेगा, लेदर सेगमेंट पे, ओवरऑल मार्केट पे। ओवरऑल वॉर लाइक सिचुएशन के बाद अगर आप देखोगे तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों -5% के आसपास है, अगर एवरेज आउट करें तो। मिड कैप और स्मॉल कैप और इसने रुपये ने क्या रिकवरी की है उसका कोई मतलब करता नहीं। ओवरऑल सेंसेक्स जो उसका है, जिसने जिसमें पैसे लगाए होते हैं वो उस हिसाब से बढ़ता है। इंडिया का वैसे देखे जाएंगे तो भाई इंडोनेशिया, फिलीपीन, यूके, फ्रांस, उनके कंपैरिजन में इंडिया जो है बेटर परफॉर्म किया है। और करेंसी के मामले में अपने से बेटर साउथ कोरिया ने किया है। ये सिर्फ एशियंस के बारे में बात रही है। ये थी आज की बोर्ड अपडेट। होपफुली आपको अच्छा लगे होंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर डे।